हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड एज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो आइए आज हम लोग इन्वायरमेंट की कुछ टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमारी कुछ टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एग्रीकल्चर इमिशन देखेंगे, फिर मीथेन इमिशन देखेंगे और फिर यहाँ पे टाइम लगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ई वेस्ट भी देख लेंगे। मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन भी है। तो देखते हैं, क्योंकि आर्टिकल बहुत अच्छे से समझाया गया है, काफ़ी पहलुओं को देखना है। इमिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट देख लेते हैं, व्हीकल्स देख लेते हैं। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी कुछ है जिसके तहत हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन इमिशंस हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हम लोग को ये भी देखना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना इमिशन होता है। उसके बाद आप लोग देखो कि मीथेन इमिशन होता है, तो मीथेन किस किस जगह से इमिट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक न्यू एंगल पता चलेगा। वैसे आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर नहीं फॉलो करते हो तो नो इशू, क्योंकि यहाँ पे आपका सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेसन देखने के लिए बस आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आइए आज की लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर इमिशन का हमारे इंडिया में। तो अभी रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। और ये बस इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना भी इमिशंस होता है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है। ये एक यहाँ पे टारगेट लेकर चला गया है और प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन एजी प्रोजेक्ट का यहाँ पे फोकस क्या है, यहाँ पे इसका एम क्या है। तो इसलिए आप लोग को याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पे एजी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर से एमिशन को कम करने के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट लाया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो मेन एम तो यही है कि जो हमारा सस्टेनेबल लैंड है, साथ ही वाटर मैनेजमेंट है, उसके अंदर 1,04,070 हेक्टेयर्स फार्म यहाँ पे इंक्लूड करना है। और उसके बाद 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको सिक्वेस्ट्रेट करना है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जितना भी आप लोग एफॉरेस्टेशन करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो या फिर जितना भी एग्रीकल्चर करते हो, तो उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर करना सही नहीं रहेगा। यहाँ पे आप लोग देखो कि जो आप लोग पेड़ लगाते हो ना, जितने भी ट्रीज़ होते हैं या फिर छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये कार्बन को सिंक करते हैं, यानी कि कार्बन को ये खींचते हैं और अपने अंदर जो है वो लेते हैं। तो क्योंकि आप लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम में प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो जितना भी एफॉरेस्टेशन होता है, जितने भी पेड़ रोपण होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो बस यही बातें की जा रही है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप देखोगे कि 49 मिलियन तक कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको कि सिक्वेस्ट्रेट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे पौधे में उसको, पौधे के थ्रू उसको खींचा जाएगा। साथ ही साथ प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट किया जाएगा वो ऑल ओवर द कंट्री में नहीं है, हमारे कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है और 5 स्टेट है जिसमें कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड है। तो ये सब कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही जो फंड किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, ऑब्वियस है कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यहाँ पे आएंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। कुछ और की प्लेयर्स है जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो कि इनके द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि फंडिंग करेगी। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था, बहुत ही फेमस जो रियो अर्थ समिट था 1992 का, उसके तहत आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी बनाई गई थी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे सर्व किया जाता है और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्टी होते हैं उसको सर्व करते हैं। ये जो फंड है, ये फंड किसको किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो फंड जो अवेलेबल कराया जाता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को होता है, जैसे इंडिया है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दी जाती है। सेकंड क्राइटेरिया वो है कि अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट होते हैं इन्वायरमेंट को लेकर, उसको अगर वो मीट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को अपने कंट्री में मीट कर रहे हैं और उसके लिए उनको फंड की ज़रूरत है, तो फिर वैसे कंट्रीज़ को भी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा फंड जो है वो दिया जाता है। तो दो आपको सिचुएशन पता चल गया, एक तो डायरेक्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ है, बट अदर वो कंट्रीज़ है जिसके अंदर डेवलप कंट्रीज़ भी आते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट को वो साइन किए हैं तभी उनको जो है फंड की अगर ज़रूरत है तब उनको मिलेगा।
यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करें तो इसको फिनेंशियल मैकेनिज्म कहा जाता है और 5 कन्वेंशन के लिए कहा जाता है कि 5 कन्वेंशन के अंदर जो है ये फंड प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से कन्वेंशन है, ये 5 कन्वेंशन के बारे में आपको डिटेल में वैसे पता भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस भी करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, थर्ड इज स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर है, फोर्थ इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड फिफ्थ वन इज मिनामाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी के ऊपर में है। तो ये सारे ऐसे 5 कन्वेंशन हैं जिसके थ्रू जो है आप देखोगे कि यहाँ पे ये फिनेंशियल मैकेनिज्म का ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये काम करता है। लेकिन अब ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो समझ गए प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इसके अलावा अब देखते हैं हम लोग एक्चुअली कि इंडिया में एग्रीकल्चर एमिशन का क्या कंडीशन है, क्या क्या सोर्सेज है, इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है और फिर वे फॉरवर्ड भी देखेंगे। सबसे पहले इंडिया में बात करें तो एग्रीकल्चर और जो लाइव स्टॉक है इससे 18% आपको ग्रॉस नेशनल इमिशंस देखने को मिलेगा और इसी के कारण हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इमीटर के नाम पे आते हैं। लेकिन हाँ, हमारे कंट्री में भी ये थर्ड हाईएस्ट सेक्टर है जहाँ से कार्बन इमीट होता है। सबसे पहले ये एनर्जी और इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है, एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर से, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से, जिससे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इमिशन होता है। इसमें से टोटल से अगर बात करें तो 85% जो इमिशंस होता है वो कैटल प्रोडक्शन सिस्टम से होता है, राइस कल्टिवेशन किया जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, रूमिनेंट मीट जो होता है जैसे गोट हो गया, गोट हो गया, इन सब का जो मीट होता है उससे भी होता है। बाकी जो यहाँ पे 15% बचा ये हमारे क्रॉप से आता है और साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है तो फर्टिलाइज़र में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है ना उससे नाइट्रस ऑक्साइड आपका इमिट होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये भी इमिट होता है, तो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, तो बहुत सारे जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्री में नहीं है, ये सिर्फ कुछ स्टेट में कन्फाइंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमारा हरियाणा, पंजाब है, उसके बाद आप आओगे यूपी, बिहार और एक वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। फाइन, अब यहाँ पे देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या है। तो इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पोल्यूशन देखते हैं, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है जो कि आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक कार्बन मटेरियल है या फिर पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 या फिर 10 है, ये जनरेट होता है क्योंकि हम लोग स्टबल को बर्न करते हैं। व्हाट इज़ स्टबल? जैसे कि क्रॉप हार्वेस्ट होता है तो हार्वेस्ट होने के बाद कुछ बच जाता है, उनके जो रेसिड्यू हो जाते हैं ना उसको क्या करते हैं फार्मर्स की, उनके पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं है तो वो ओपन गार्डन में ही, ओपन फील्ड में ही उन सारे रेसिड्यू को वो बर्न कर देते हैं, तो उसको हम लोग स्टबल बर्निंग कहते हैं। अब उस स्टबल बर्निंग से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं और ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस और ऐसे खतरनाक गैसेस उससे इमिट होते हैं जो कि बहुत कम समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन बहुत कम कितना, यानी कि समझिए कि 10 साल 12 साल, ओके ऐसा रहता है हमारे इन्वायरमेंट में और वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे कि PM10 है और PM2.5 है, सो PM2.5 इज़ मोर डेंजरस दैन PM10 क्योंकि PM2.5 जो है ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं उस डस्ट का जो कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो हमारे बॉडी में आसानी से इंटर कर जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसमें कि नाइट्रोजन जो है भर भर के उसमें रहता है, भर भर के भरा रहता है, तो नाइट्रोजन की मात्रा के कारण जो है ना उसमें नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इससे इमिट होता है जिससे कि हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, एक्सेस जो नाइट्रस फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है या फिर पैडी कल्टीवेशन होता है, तो इन सब के कारण जो है ना आप देखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिट हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है इट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब सोर्सेज ऑफ इमिशन देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ इमिशन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है। सबसे पहले इंट्रिक फर्मेंटेशन है, ये एक डाइजेस्टिव प्रोसेस का पार्ट है। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना, आप लोग देखो कि जैसे कैटल, शेप, गोट्स, बफेलो होते हैं तो उनका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना उनका भी इस तरीके से जो है इमिट होता है। माइक्रोब्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं या फिर रुमेन में होते हैं तो वो डिकम्पोज करते हैं फूड को और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि मीथेन एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से जो कैटल्स है उनसे ये निकलता है। राइस कल्टीवेशन में आप लोग देखो कि राइस कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से किया जाता है कि फ्लडेड एरिया में पहले पानी भरे रहते हैं तो उसके बाद जो है आपको वहाँ पे रोपा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मीथेन गैस आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इससे इमिट होता है। मैन्योर मैन्युफैक्चर की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस जो मैन्योर मैनेजमेंट से है तो इसमें आपका मीथेन है, साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि ये भी आपका बहुत ज़्यादा निकलता है।
सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है ये आपका यूरिया है, और यूरिया में आपको नाइट्रस ऑक्साइड गैस देखने को मिलेगा जो कि सिंथेटिक नाइट्रोजन एडिशंस होता है। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू से तो निकलता ही है, जैसे कि अभी मैं बताई कि स्टबल बर्निंग होती है जिसके कारण बहुत सारा जो है पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और ये स्टबल बर्निंग का काम कब होता है, तो आप लोग देखोगे कि अभी जब खरीफ सीज़न ऑफ होगा तो उस समय क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद ओपन में ही वो लोग जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसके कारण दीपावली के टाइम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है दिल्ली वाले एरिया में। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर निकालना पड़ता है कि अब जो है आप लोग क्रैकर नहीं जला सकते हो। उसके बाद अगर एनर्जी यूज़ देखें तो इरिगेशंस जो भी यहाँ पे आप देखोगे कि सिंचाई वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे इनएफिशिएंट वाटर पम्प्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे कि 70% जो एनर्जी कंजप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है ये सारी चीज़ों का इमिशंस होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि हर एक जगह जो है ना यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है, कैसे हम लोग इस तरीके के इमिशन को कम कर सकते हैं और इसमें क्या क्या परेशानियाँ आएगी। सबसे पहले आप लोग देखते हो कि हाई पॉपुलेशन और डिमांड है। हम लोग वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे, जितना ज़्यादा लोग होंगे, उतना उनकी डिमांड होगी, उतना हम लोग को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा कि सारे लोगों को यहाँ पे भोजन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो हाई पॉपुलेशन हाई डिमांड है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। सेकंड है कि अनफेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। आप लोग देखते हो कि जो फर्टिलाइजर्स है जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें सरकार भी सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा देते हैं। अब सब्सिडीज़ जिसमें ज़्यादा मिलेगा, जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा, तो फार्मर्स तो वही फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेंगे ना, उनको तो चीप रेट में फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में जिससे नाइट्रस ऑक्साइड आपका इमिट हो रहा है, नाइट्रोजन वाले जो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स है उनके ऊपर सरकार को जो है इतना ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं देना चाहिए। पुअर एग्रोटेक एडवांसमेंट है। आप लोगों को पता है कि हमारे जो किसान हैं ना आज के डेट में, चाहे ये आप यूपी बिहार या पंजाब हरियाणा वाले एरिया की बात कर लो, वहाँ पे आज भी जो किसान है वो पुराने ही मेथड यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं। वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो है उसी तरीके से वो डिपेंडेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पुअर नॉलेज है, यानी कि उनके पास जो है ना टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरीके का नॉलेज ही नहीं है कि कैसे उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये सारे इतने बिग इशू है जिसके कारण हम लोग इमिशन को कम करने के लिए यहाँ पे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है पहला टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लेने के लिए कि हम लोग को ज़ीरो टिलेज को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे आप टिलिंग देखते हो ना कि टिलिंग किया जाता है, यानी कि ऐसे कहा जाता है कि मिट्टियाँ जो है ना वो अच्छे तरीके से नीचे की मिट्टी ऊपर आ रही है, ऊपर की मिट्टी नीचे जा रही है, बट ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टियाँ डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें जो है नो टिल फार्मिंग का यहाँ पे काम करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि डीप प्लेसमेंट, यानी कि जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर्स है उसका सही तरीके से हम लोग को प्लेसमेंट करना होगा। जैसे कि क्या होता है कि अभी आप लोग देखोगे कि फर्टिलाइज़र वगैरह जो ऊपर की मिट्टी होती है ना उसी के साथ उसको मिलाकर मिक्स करके जो है रहने देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत आसानी से वो इमिट करता है और एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाता है नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम लोग उसी फर्टिलाइज़र को डीप अंदर जाकर अगर हम लोग सॉइल में देंगे, और वो भी एक गन आपका आता है, फर्टिलाइज़र गन आता है, तो उसी का इस्तेमाल करके अगर हम लोग नीचे की मिट्टी में जाकर अगर उस फर्टिलाइज़र को देंगे तो उससे क्या होता है कि वो आसानी से जो है ना मिट्टी के ऊपर नहीं आ पाएगा, एटमॉस्फेयर में नहीं घुल मिल पाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी हम लोग अपना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे राइस वाटर को हम लोग को मैनेज करना होगा और फील्ड को ड्राई करना होगा इरीगेशन के बाद, क्योंकि इरीगेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्लड हो जाता है एरिया जो एग्रीकल्चर वाला है, तो उस तरीके से ना हो ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिर इससे क्या होता है मीथेन का इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्लडेड एरिया नहीं होगा तो मीथेन की इमिशन भी कट हो जाएगी। सेकंड, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें तो हम लोग को सबसे पहले प्राइवेट और जो पब्लिक रिसर्च और डेवलपमेंट है कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें एग्रीकल्चर को इस तरीके से हम लोग को डेवलप करना चाहिए जिससे कि हमारे जो लार्ज पॉपुलेशन है उनको यहाँ पे फूड सिक्योरिटी तो मिल सके, साथ ही साथ हमारे हेल्थ की और इन्वायरमेंट भी हेल्थ की भी अच्छी होनी चाहिए। और जो हमारा नॉर्म्स है कि ग्लोबल इमिशंस हम लोग को कम करना है, तो इस नॉर्म्स को भी, इस टारगेट को भी हम लोग अचीव कर सके, उस तरीके का हम लोग को यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक रिसर्च और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ टाइमली, साइमल्टेनियस और एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्रेडिट की, इनपुट की और एक्सटेंशन सपोर्ट की। पॉलिसी मेजर्स की तरफ देखें तो हम लोग को काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसीज़ लाना होगा और काउंटर प्रोडक्टिव जो पॉलिसीज़ है उसको अवॉइड करना होगा। जैसे कि आप देखो कि हेवी सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में, तो इसको हम लोग को यहाँ पे अवॉइड करना होगा।
सेकंड है कि हम लोग को इम्फेसिस करना होगा बायोगैस प्रोडक्शन में। एरोबिक जो फर्मेंटेशन किया जाता है मैन्योर का, उसको हम लोग को कम करना होगा। साथ ही हम लोग को यहाँ पे जो है वर्मी कंपोस्ट जो है उस पर प्रेशर करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। कुछ और मेजर्स अगर हम लोग देखें तो लेस डिपेंडेंस होने की ज़रूरत है। जो रूमिनेंट एनिमल है उसके ऊपर लेस हम लोग को डिपेंडेंट होना है। गुड फूड क्वालिटी, जो गुड क्वालिटी की जो फीड है वो फीडिंग करानी है, जिससे कि मिथेनोजेनेसिस यहाँ पे कम होगा। साथ ही साथ मास अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को ये पता भी नहीं है कि अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग में से कितने लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर इमिशन भी होता है, एग्रीकल्चर से भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं। आई होप कि 90% ऑफ स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो ये शर्माने की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में हम लोग सारी चीज़ें सीख के बैठ गए, धीरे धीरे ही आप सीखोगे ना। तो अभी जैसे इस तरीके के आर्टिकल पढ़ने से आप लोग के एक सेकंड थर्ड माइंड जो होता है वो आपका ओपन हो जाता है। फिर आप लोग को समझ में आता है कि अच्छा, ये भी एंगल है जिससे कि इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देखो कि आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को एक समय के बाद पता चल जाएगा। बट जो नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरीके से न्यूज़ नहीं देख रहे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके का भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर से। तो इस तरीके से जो है ना, लोगों को अवेयर करने का ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस आ चुका है, जैसे जैसे चेंज आ रहा है वैसे वैसे हम लोग को भी अपने तौर तरीके में चेंज लाना पड़ता है। तो आप लोग देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी जितना बढ़ते जा रही है, उतना हम लोग अवॉइड करते कि दिन में बाहर नहीं निकले तो पूरा अपने आप को कवर करके निकले, सनस्क्रीन लगा के निकले। तो ये सारे कुछ प्रिवेंशन मेथड हम लोग लेकर चलते हैं। तो यही चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है हम लोग को एग्रीकल्चर में भी। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, तो क्यों हम लोग ऐसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा इतना ज़्यादा है और नाइट्रस ऑक्साइड उससे बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं। ओके, सो दीज आर द सम एरियाज विच वी नीड टू टेक मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग द इमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। ओके, अब देखते हैं सरकार के द्वारा क्या यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है। ऐसा नहीं कि हमारे गवर्नमेंट जो है पूरे हाथ में हाथ डाल के बैठे रहती है, वो कुछ यहाँ पे काम भी करते हैं। इंडिया का अगर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो वो यहाँ पे 8 NAPCC मिशंस के अंदर इसका लाया गया है, जिसका एम है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो मिशन है उसको इमिशन है उसको टैकल करना है और फूड सिक्योरिटी इन्हांस करना है। जो पॉलिसी है उसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था कि यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया होना चाहिए। ठीक है, तो यूरिया का जो इस्तेमाल किया जाता है वो नीम कोटेड होना चाहिए। उससे क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिशन है वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम होना चाहिए, और इसको बनाया गया था और ये इंडिया का एक प्लान भी है, इसी का एक पार्ट है, जिससे कि हम लोग को इमिशंस को रिड्यूस करना है, जो कि हमारा GDP का 35% तक कम हो जाएगा 2030 में। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड लाया गया था, तो सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पे फार्मर्स को दिया जाता है, जिससे उनको बताया जाता है कि उनकी मिट्टी का हेल्थ कैसा है। मिट्टी का हेल्थ अगर अच्छा है, फर्टाइल है, तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर फर्टाइल नहीं है तो किस तरीके का फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें फार्मर्स को बताई जाती है। साथ ही इंडिया में यहाँ पे 2 लाख सोलर वाटर पंप को इंस्टॉल किया गया। फिर अनदर यहाँ पे 2.5 मिलियन जो है प्लान किया जा रहा है कि इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो एनर्जी से होने वाली इमिशन है वो कम हो सकते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में लॉन्च किया गया, जिसका एम है कि 5 मिलियन हेक्टेयर्स तक ट्री कवर को यहाँ पे बढ़ाना है, और साथ ही जो हमारी क्वालिटी है 5 मीटर हेक्टेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग कवर उसको 10 साल में जो है और ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, ये तो रहा एग्रीकल्चर मिशन इसी के साथ साथ हम लोग मीथेन इमिशन भी देख लेते हैं, तो आप लोग को दोनों जोड़ के सही लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ से मीथेन का इमिशन बहुत होता है, चाहे वो राइस कल्टीवेशन हो, चाहे हमारा जो कैटल है वो लोग की जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो प्रॉब्लम होता डाइजेस्टिव प्रोसेस में जो मीथेन की इमिशन होती है। बहुत सारा ऐसा जगह हम लोग देख ली कि जहाँ पे मीथेन की इमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी मीथेन इमिशन एक बहुत ही बड़ा एक इशू बन चुका है, जिसको कि हम लोग को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंट स्टडी जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट से ये निकल कर आए हैं कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो मीथेन है ना, वो बहुत ज़्यादा ये बढ़ते ही जा रहा है। तो पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है क्या। ये एक आपका प्रोजेक्ट है जिसको 2001 में फाउंड किया गया था। ये क्या करते हैं ना कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो ये बढ़ते जाता है ग्रीन हाउस गैस की इमिशन, उसको कम करने का कोशिश करते हैं और स्लो डाउन करने का कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कुछ नॉलेज है उसको इंटीग्रेट किया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का और साथ ही साथ अर्थ सिस्टम के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे जो ग्रीन कार्बन प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, ये ग्लोबल बजट के लिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है और 3 डोमिनेंट यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को इंक्लूड किया गया है। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट में आपको 3 ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर यहाँ पे मेनली काम किया जा रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इन तीनों पे बेसिक यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ ही आप देखते हैं कि ये जो मीथेन बजट 2020 है, इससे क्या फाइंडिंग निकल कर आया है। तो इस इमिशन से आप देखोगे कि यहाँ पे 9% इमिशन जो है लास्ट डिकेड से ये बताया जा रहा है कि और ज़्यादा बढ़ चुका है। इंक्रीज जो है मेनली एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से बढ़ रहा है, जो कि एग्रीकल्चर, वेस्ट और फॉसिल फ्यूल में है।
ट्रॉपिकल रीजन अगर हम लोग 3 कॉन्टिनेंट में देखें, जैसे कि अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि पूरे प्लानट में जितना इमिशन हो रहा है उसका 64% सिर्फ अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में हो रहा है। ओके, अब मीथेन के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। मीथेन आपको एक यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है। ये एक मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस में। मीथेन ऑर्डरलेस है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसकी कोई कलर नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। इवन इसके जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं एयर के कंपैरिजन में। जब इसको जलाया जाता है ना तो इसमें ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो कि यहाँ पे एज अ फ्यूल सोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, यानी कि बहुत कम समय तक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रेजिडेंस टाइम इसका जो है 12 साल तक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो रहते हैं वो 12 साल तक आपको देखने को मिलेगा रहते हैं। तो रेसिडेंस टाइम जो है ऑन एन एवरेज ये बताया जाता है कि एटमॉस्फेयर से रिमूव करने में, पूरी तरीके से रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन शॉर्ट लिव्ड है, ये ज़्यादा देर तक रहते नहीं, खत्म हो जाते। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर से कम्प्लीटली इसको हटाना है तो इसको हटाने के लिए 12 साल तो एटलीस्ट लगेगा ही। ठीक है, अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से सोर्सेज है, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है और नेचुरल प्रोसेस है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्लोबल इमिशन का 60% है वो आपको एंथ्रोपोजेनिक ही देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऐसे कांड होते हैं जिसके कारण यहाँ पे मीथेन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन करते हैं। मीथेन जो है ये आपका इमिट होता है एटमॉस्फेयर में जब नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हो गई पहली। कोल माइनिंग भी जो है ना यहाँ पे मीथेन इमिशन का सोर्स है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड है कि लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, जैसे कैटल है, स्वाइन, शिप है, गोट है, तो ये भी अपने नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस से जो है ना मीथेन को इमिट करते हैं। साथ ही राइस कल्टीवेशन में तो हम लोग देख ही लिए कि यहाँ पे मीथेन का इमिशन होता है। साथ ही बायोमास बर्निंग भी होता है, यानी कि मीथेन इमिशंस देखने को मिलता है बायोमास बर्निंग से। तो अगर आपका जो है इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि आधा अधूरा अगर जलता है तो इसमें मीथेन की इमिशंस होती है। वेस्ट मैनेजमेंट में भी आप देखोगे कि मीथेन जो है वो जनरेट होता है लैंडफिल में एज अ वेस्ट डिकम्पोज, और जब वेस्ट वाटर को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है तब भी यहाँ पे मीथेन का इमिशन होता है। ग्लोबल वार्मिंग में तो आप लोग देख ही सकते हो कि मीथेन का इमिशन हो रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ, नेचुरल सोर्सेज, तो वेटलैंड को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है कि वेटलैंड जो है बहुत ज़्यादा मीथेन इमिट करता है। गैस हाइड्रेट है, टर्माइट है, ओशन है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ है और अदर सोर्सेज है जैसे कि वाइल्ड फायर्स है, जैसे जंगलों में अगर आग लग जाती है तो उसके कारण भी मीथेन का इमिशन होता है। नेचुरल जो यहाँ पे वेटलैंड है इसमें ये बताया जाता है कि ग्लोबल जो मीथेन इमिशन हो रहा है उसका 80% जो पार्ट है वो यहाँ पे नेचुरल वेटलैंड के कारण ही होता है, जो कि एक नेचुरल सोर्सेज भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम लोग समझ गए। लेकिन मीथेन का जो एटमॉस्फेयर में अगर रहता है, मीथेन इमिशन से क्या इम्पैक्ट होता है ये समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नो डाउट क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मीथेन आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है। अगर इसके एटमॉस्फेरिक कंसनट्रेशंस भी देखें तो ये बहुत कम है अगर हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में देखेंगे तो। मीथेन 28 टाइम्स मोर इफेक्टिव है अगर आप लोग इसको देखोगे तो। हेल्थ इंपैक्ट की बात करें तो मीथेन जो है ना ये क्री प्रिकर्सर गैस है, यानी कि हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है, और जब भी हम लोग इसको इनहेल करते हैं तो ये हमारे अंदर जाता है और लंग्स टिश्यू को ये डैमेज करता है। ठीक है, साथ ही क्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है इससे क्या होता है कि आप देखोगे कि जो प्लांट की हेल्थ है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, और बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने पौधे खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे कम हो जाता है अगर हम लोग यहाँ पे मीथेन की मात्रा ज़्यादा रहती है एटमॉस्फेयर में, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो ये है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। तो ये एक इंटरनेशनल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है जो कि मेनली फोकस करता है कि क्या क्या यहाँ पे बैरियर है जिसके कारण जो मीथेन को यहाँ पे कम करने में और मीथेन को यूज़ करने में एज ए क्लीन एनर्जी सोर्स क्या क्या बैरियर है उसको कम करना है। इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव को ज्वाइन किया गया था, वो भी 2004 में। क्लियरिंग मीथेन यूजिंग हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, यानी कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स एक ऐसा है, एक मेन ऑक्सीडेंट आपको देखने को मिलेगा मीथेन का। अगर मीथेन को क्लियर करना है तो इसके लिए सबसे पहले हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हाइड्रोक्सिल अगर हम लोग देखें रेडिकल्स को यहाँ पे क्लींजर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो क्लींजर ऑफ द एटमॉस्फेयर ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसको कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आपके क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। ओके, वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो मीथेन है इसकी इमिशंस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर में अलग से बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना मैन्योर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, एनिमल की जो फीड क्वालिटी है उसको बढ़ाना चाहिए।
साथ ही एनिमल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना चाहिए, हस्बेंड्री को भी इम्प्रूव करना चाहिए, सेलेक्टिव जो ब्रीडिंग है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि हमारा इमिशन का जो इंटेंसिटी है वो कम हो सके। फार्म स्केल जो एनारोबिक डाइजेशन है उसको प्रमोट करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल के केस में देखें तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट कंबशंस होता है उसको रोकना है। साथ ही यहाँ पे जो लीकेज है, लॉन्ग डिस्टेंस जो गैस ट्रांसमिशन होता है उसको यहाँ पे कम करना है। शॉर्ट डिस्टेंस में जो है गैस को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। रिकवरी यानी कि जो गैस और ऑयल प्रोडक्शन जो यूटिलाइजेशन और रिकवरी होता है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना है। रिकवर करना है, यूज़ करना है गैस को, फ्यूजिटिव एमिशंस को जो कि ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के टाइम में होता है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो अलग से और यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको ट्रीट करने का ज़रूरत है। साथ ही हम लोग को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अपग्रेड करने का ज़रूरत है, इसमें गैस रिकवरी होना चाहिए। एनएरोबिक जो डाइजेशन है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का उसको हम लोग को इम्प्रूव करना है। साथ ही जो प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसको अपग्रेड करना है, कलेक्ट करना है, कैप्चर करना है और यूज़ करना है लैंडफिल गैस को। तो ये 3 तरीके से यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग मीथेन की इमिशन को कम कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट करके, एग्रीकल्चर को यहाँ पे ध्यान में रख के और फॉसिल फ्यूल्स को जो है हम लोग को कुछ मेजर्स को यहाँ पे ध्यान में रख के हम लोग आराम से इसकी इमिशंस को कम कर सकते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। एग्रीकल्चर इमिशंस और मीथेन इमिशंस कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट है क्या? जैसे कि अभी आप लोग मेरे लेसन्स को या तो लैपी में सुन रहे हो, या तो टैब में सुन रहे हो, या तो आप लोग कंप्यूटर, या तो फिर आपका जो है मोबाइल उसमें सुन रहे हो। तो एक समय के बाद ये आपका यूज़ करने के लायक नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा, कुछ पार्ट्स फंक्शंस यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, इसको जो है या तो घर पे रख दोगे या तो कूड़े में फेंक दोगे। 2 काम किया जाता है और ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, तो अभी जैसे नॉर्मल आपके घर में कचड़े निकलते हैं तो उससे ये थोड़ा हटके है और ये है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो ई वेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आज के डेट में, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमारे कंट्री में डिजिटाइजेशन का बात किया जा रहा है, मोबाइल पेनिट्रेशन की बात की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि सबके पास इस तरीके का डिजिटल मोड तो होगा ही होगा, और इतने अगर बड़े पैमाने पर डिजिटली गैजेट इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑब्वियस है कल को जब इसका कचरा निकलेगा तो उसको तो मैनेज करना ही होगा, है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे सॉलिड और जो हमारा वेट वेस्ट होता है उसको हम लोग सही तरीके से आज तक मैनेज नहीं कर पाए। तो आप लोग समझिए कि एक नई तरीके का कचरा हमारे ऊपर बर्डन फैला रहा है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। तो उसको हम लोग आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो ई वेस्ट होता क्या है, वो सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के सारे पार्ट्स और सारे आइटम्स जिसको कि डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कि आप लोग जो है ना उसको छोड़ देते हो बिना रीयूज़ के किए हुए। अगर हम लोग ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें जो कि 2019 में पब्लिश किया गया था, तो इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में 53 मिलियन टन तक का ई वेस्ट जनरेट होता है। ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 7.3 kg पर कैपिटा है, जो कि 5 साल में ये 21% बढ़ गया है। और ये और अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 10 साल में जो है 38% तक बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि लॉकडाउन के बाद तो सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। सारे लोग समझ रहे हैं कि आज के डेट में मोबाइल का, टैब का क्या इंपॉर्टेंस है और इंटरनेट से कनेक्ट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एशिया के द्वारा हाईएस्ट क्वांटिटी जो है ई वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, उसके बाद अमेरिका और यूरोप है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इशू देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसमें ऐसे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल, लिथियम, मरकरी, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, लीड, ये सारे इतने ज़्यादा जो है, कैडमियम, ब्रोमियम, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस में इंक्लूड होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पे कि ई वेस्ट में क्या क्या, कौन कौन सी यहाँ पे जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जो इंक्लूड होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आप देखोगे तो ये हमारे वाटर में रिलीज़ होता है। कुछ लोग तो कचरे में फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी में वो चला जाता है, कुछ जो है ग्राउंड वाटर में वो रिस के जाता है। साथ ही सॉइल और एयर सब अफेक्ट होते हैं, यानी कि इसमें जो ज़मीन में रहने वाले जानवर है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। इम्प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ते जा रहा है। तो ये तीसरा आपको देखने को मिलेगा जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। पहले हम लोग एग्रीकल्चर इमिशन देखे, मीथेन इमिशन देखे, अब यहाँ पे आपका ई वेस्ट भी हो गया। लो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, यानी कि सारे जो ई वेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसमें रिसाइकलिंग मटेरियल है ही नहीं। साथ ही इसमें आप देखोगे कि कुछ प्लास्टिक होते हैं, कुछ ग्लास होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ों से जो है इस तरीके का गैजेट यहाँ पे बनता है। अगर हम लोग बात करें पूरे टोटल ई वेस्ट जो कि कलेक्ट किया जाता है और रिसाइकिल किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, तो सिर्फ 17% ही किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना कम यहाँ पे परसेंटेज है, जिसमें कि हम लोग ये देख रहे हैं यूज़ करने का परसेंटेज कितना ज़्यादा है और इसको रिसाइकिल करने का परसेंटेज कितना कम है कि नहीं।
उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको डंप करना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि बड़े बड़े जो कंट्रीज़ होते हैं वो अपने इस तरीके के ई वेस्ट को जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में लाके डंप कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लार्ज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट जो है वो डेवलप कंट्रीज़ से देखने को मिलता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये डंप किया जा रहा है। तो इसी को यहाँ पे रोकने की भी कोशिश करना है, ये भी बहुत बड़ा इशू हो चुका है। मेजर्स क्या क्या लिया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग ई वेस्ट को मैनेज कर सकें? तो सबसे पहला है कि फॉर्मल कलेक्शन करना है ई वेस्ट का। ई वेस्ट को यहाँ पे कलेक्ट करना है, और वो भी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट के द्वारा। ये आप लोग देखोगे कि इसमें रिटेलर्स और जो फंड यहाँ पे म्यूनिसिपल कलेक्शन पॉइंट्स है, पिकअप सर्विस है, इनके द्वारा ही ये हो पाएगा। जैसे आप अभी देखते हो कि आपका घर से कचरा निकालने के लिए गाड़ी वाला आया है, कचरा निकाल, वो आता है, वो सुबह सुबह आपके कचरे को लेके जाता है। वैसे ही हम लोग को ई वेस्ट को भी यहाँ पे कलेक्ट करना सबसे पहला प्रोसेस होगा कि हम लोग को सही तरीके से कलेक्ट करना है। रिसाइकलिंग ई वेस्ट करना है, ये सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू हम लोग को यहाँ पे रिसाइकिल करना है, क्योंकि इतने लार्ज नंबर पे जो आपका गैजेट है वो कहाँ फेंका जाएगा, उसको रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके मोबाइल ख़राब होते हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है ना कि वो मोबाइल आपका पूरी तरीके से ख़राब ही हो गया, आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस है, उसमें कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, उसको सही से फिर से मैन्युफैक्चर करके उसको सही से आपका जो है ठीक करके फिर से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्प्रूव करना है एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जो सर्कुलर इकॉनमी है। सर्कुलर इकॉनमी में आपको देखने को मिलेगा कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन है, जिसमें कि एक लोग जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे लोग इसको कंज्यूम करते हैं, फिर प्रोड्यूस होता है, फिर कंज्यूम होता है। तो इस तरीके से सर्कुलर इकॉनमी आपका चलते जाता है, जिसमें कि शेयर, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। ई वेस्ट लेजिस्लेशन करना है, यानी कि कानून लेकर आना है। गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो डेवलपिंग नेशंस है, ई वेस्ट पॉलिसी लेकर आए, कानून लेकर आए, जिसके थ्रू जो एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है उसकी ग्रोथ को यहाँ पे जो है डील कर सके। इंडिया के द्वारा यहाँ पे फर्स्ट कानून यानी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट जो यहाँ पे लाया गया है वो 2011 में लाया गया था। ई वेस्ट डेटा की भी बात की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में क्या है ना कि डेटा की कमी है। ये एडिक्वेट डेटा ही नहीं मिलता। अगर आपको डेटा नहीं मिलेगा तो आप उस पर काम कैसे करोगे? आपको यही नहीं पता होगा कि आपके प्रीलिम्स में मार्क्स कितना आ रहा है, तो फिर आप लोग जो है अभी जैसे मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो उसी से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी जो रियल परफॉर्मेंस होगा 4 अक्टूबर को, तो उसमें आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है। अभी वैसे भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो आप लोग आराम से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं। तो ये एक होता है कि डेटा होना चाहिए, डेटा किसी भी तरीके का डेटा हो। अगर आपको पता होगा कि हाँ, हमारे इंडिया में इतना कचरा जो जनरेट होता है, तो उसी से एकदम एग्जैक्ट पता होगा कि इस लोकेशन से इतना कचरा आता है, इस लोकेशन से कम कचरा आता है, तो ई वेस्ट कहाँ जनरेट हो रहा है, कहाँ पे कम जनरेट हो रहा है, तो ये सारी डेटा अगर रहेंगे ना तो अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। साथ ही साथ अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करना है। अब आप ये बताइए कि आप लोग आज की डेट में पढ़ रहे हो, अगेन मैं वही बोलूँगी, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ई वेस्ट जैसा भी है, यानी कि मोबाइल को भी हम लोग कचरा ही कहेंगे अगर ये हमारा काम करना बंद कर दे तो। आप लोग अपने दादी नानियों से पूछिएगा, उनको कितना पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। तो यही चीज़ है कि लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते किसको है, तो लोगों को ये पता होना चाहिए। सबसे पहला काम ये भी करना है। ठीक है। अब आइए, यहाँ पे और भी कुछ है इनबॉक्स न्यूज़, उसको मैं बताती हूँ। ये बोन कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन है, जो कि यहाँ पे कंट्रोल करते हैं अगर किसी भी तरीके का हैजार्डियस वेस्ट का अगर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अगर किसी भी तरीके का हैजार्डियस वेस्ट का अगर मूवमेंट हो रहा है, तो बेसल कन्वेंशन है यहाँ पे इसको टैकल करने के लिए। इसको अडॉप्ट किया गया था 1989 में, लेकिन 1992 से ये काम करना स्टार्ट हुआ था। इस कन्वेंशन में आप देखोगे कि ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंट हेल्थ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का रेगुलेशन लाया गया था। ओके, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लाए ई वेस्ट का इंडिया में क्या हिसाब किताब है उसको देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के हिसाब से देखें, तो ये बताया जा रहा है कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर है वर्ल्ड में, चाइना और इंडिया के बाद। तो हम लोग जो है यहाँ से टॉप कर रहे हैं इस कचरे को प्रोड्यूस करने में। गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट जो कानून बनाया गया था वो 2011 में बनाया गया था, और ये आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डायरेक्टली आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर कि इसका मीनिंग क्या है और कौन सी स्टेटमेंट इसको अच्छे से डिफाइन करता है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हो एप्पल का, या फिर आप लोग यूज़ कर रहे हो सैमसंग का। तो इसमें क्या है कि आपको दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि अगर सैमसंग का फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जिस स्टोर से आप खरीदे हो, या फिर कोई भी सैमसंग का स्टोर है जहाँ से आप खरीदे हो, अगर आपका ये सैमसंग का फ़ोन ख़राब हो जाता है तो ये आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो ऑपरेटर है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस से ये अपने कस्टमर को इस तरीके का ऑफर दे कि अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो वापस से आप आकर उसी दुकान में और उसी स्टोर में जाकर आप वापस से उनको दे दो। उसके बदले में आपको कुछ इंसेंटिव्स देना चाहिए, कुछ प्रॉफिट देना चाहिए, जिसके थ्रू जो है
लोग भी यहाँ पे इनकरेज हो सके और ये सारा कचरा जो है घर में और कहीं और फेंक ना करे, वो फेंके ना, और वो क्या करे कि यहाँ पे जाकर स्टोर में ही दे दे। सेम थिंग यहाँ पे एप्पल का मोबाइल, एप्पल का लैपी के साथ भी किया जा सकता है। तो ये भी बात, यही बात यहाँ पे की गई है कि एक्सटेंडेड यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो इस गैजेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दिया गया है कि आपका काम सिर्फ यहाँ पे सेल करना नहीं है, आपका काम वापस लेना भी है और उसको फिर से रीयूज़ किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा। तो इस तरीके का काम भी फर्दर करना है। उसके बाद इसको और फिर मैनेज किया गया, फिर इसको एक बार और अमेंड किया गया 2011 में। कुछ रूल्स यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया, जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें कि यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। इसमें कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअल बाय प्रोड्यूसर्स होंगे, जो कि उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने ई वेस्ट, जो उनके प्रोडक्ट का कचरा जनरेट हो रहा है ना, उसको वो कलेक्ट करें और फिर उसको जो है मैनेज करें। तो इसमें आपका जो है PRO रखा गया था। उसके बाद 2018 में भी इसको अमेंड किया गया और 2018 में अमेंड करके इसमें जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हमारे कंट्री में जितना भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, और वो भी यहाँ पे आप देखो कि ऑटोमेटेड ऑथराइज डिसमेंटलर और रिसाइकलर्स है, जिनको यहाँ पे एक ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर्स बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो 2018 में जो अमेंड हुआ था उसमें यही बात की गई थी कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर्स बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे कंट्री में टाइम टू टाइम और जैसा यहाँ पे नीड हो रहा है उस हिसाब से हमारा जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसको टाइम टू टाइम यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतना पॉल्यूशन का बात कर ही ली है तो एक मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन भी देख लेते हैं। मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन कहने का मतलब है कि समुद्र वाले एरिया में जो प्लास्टिक के कारण हो रहे प्रदूषण, उसको हम लोग मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर टाइटल किया गया ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, एक कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे ओशन जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे रोकने के लिए चला रहे हैं। इशू क्या क्या है ओशन में अगर प्लास्टिक है तो? सबसे पहले ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। आप यहाँ पे देखो कि जो ओशन में 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो हर एक साल प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें से हाफ जो है ना वो यहाँ पे सिंगल यूज़ आइटम है। कहने का मतलब है कि शॉपिंग बैग्स, कप्स और स्ट्रॉ है, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। ये क्या होता है कि एक बार आप यूज़ करके फेंक दो, दोबारा ये यूजेबल नहीं है। तो ऐसे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना वो हमारे कंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो ना ही जल्दी डिकम्पोज होते हैं, ना ही मिट्टी में वो मिलते हैं, ना ही वो आपका जो है रिसाइकिल किया जाता है और वो दोबारा यूज़ भी नहीं किया जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग यहाँ पे आप देखोगे कि एटलीस्ट 8 मिलियन टन्स ऑफ जो प्लास्टिक है ना वो हमारे ओशन में ही हर साल जो है एंड अप हो जाता है, यानी कि आप लोग समझो कि ओशन में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वेस्ट अगर हम लोग देखें प्लास्टिक का तो इसमें 80% सारे मैराइन डेब्रिस होते हैं, यानी कि इतना कचरा हो जाता है ओशन वाले एरिया में, जो कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। प्लास्टिक आप देखोगे जो कि सारे कॉन्टिनेंट के शोर लाइन में भी देखने को मिलता है। मोर प्लास्टिक मटेरियल्स जो है वो पॉपुलर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, सुकून की, चैन की, जो नेचुरल सीनिक ब्यूटी होती है उसको देखने जाते हैं, बट वहाँ पे उनको क्या दिखता है? तो प्लास्टिक का कचरा। और अगर हम लोग देखें सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इन्फ्लुएंस में विंड हो गया, करंट हो गया और अदर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, तो प्लास्टिक जो फ्रेगमेंट होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते जाता है और इसको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जिसकी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये 5 मिलीमीटर से भी कम होता है और फिर नैनो पार्टिकल्स हो जाता है, यानी कि 100 नैनोमीटर से भी इसकी साइज कम होती है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक देखें तो मेन सोर्स ऑफ जो मेराइन प्लास्टिक का है वो लैंड बेस्ड है, यानी कि अर्बन और स्टॉर्म रन ऑफ है। अर्बन एरिया में आप देखोगे कि आप जहाँ से कुछ भी आप लोग पीते हो, स्ट्रॉ वगैरह अगर ये इस्तेमाल किए हो टेंडर कोकोनट पीने के लिए, तो वो आप वहीं फेंक के चले जाते हो, या फिर स्टॉर्म जो तूफान आता है उसके थ्रू जो है वो तेज़ गति से वो आपका एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। सीवर ओवरफ्लो हो रहा है या फिर बीच विजिटर है, इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल है, यानी कि सही तरीके से सारे कचरा को डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, मैनेज नहीं किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी है या फिर गलत तरीके से डंपिंग आपका बनाया गया। तो ये सारे ऐसे सोर्सेज होता है जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले तो मैराइन इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक से क्या हो रहा है ना कि हमारे ओशन में तो एक कचरा बढ़ते जा रहा है, दूसरा है कि हमारे मैराइन ऑर्गेनिजम्स जितने भी रहते हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट 2 ईयर से ऐसे न्यूज़ बहुत आ रहे हैं कि जो वेल मछली है, वेल फिश जो है वो डेथ हो रही है। कुछ पता नहीं है कि उनका डेथ क्यों हो रहा है, लेकिन जब उनको देखा जा रहा है उनके पेट के अंदर तो बहुत सारे टन्स ऑफ प्लास्टिक्स उनके पेट से निकल रहा है, यानी कि लंबे समय से वो कुछ कंज्यूम नहीं कर पा रहे, सिर्फ प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे, जिसकी वजह से उनका जो है ना आपका प्री मैच्योर डेथ भी कह सकते हो या फिर समय से पहले जो भी होता है वो आपका डेथ हो रहा है। सेकेंड थिंग है कि बहुत सारे ऐसे स्पेसीज है, ये तो हम लोग मैराइन में देख रहे हैं, लेकिन सेम हालत हमारे जो है ना
आपको लैंड में भी देखने को मिलेगा। फूड और हेल्थ की बात करते हैं, टॉक्सिक कंटामिनेटेड है, यानी कि आप लोग देख रहे हो कि मछलियाँ क्या खा रही है, इस तरीके की प्लास्टिक खा रही है। हम लोग क्या खाते हैं, मछलियों को खाते हैं, यानी कि मछलियाँ प्लास्टिक खा रही है, हम मछलियों को खा रहे हैं, हमारे बॉडी में भी प्लास्टिक जा रहा है और फिर वो जहर का काम करता है और फिर हमारे अंदर से इस तरीके की खतरनाक जो है ना बीमारियां निकल कर आ रही है। तो सिर्फ मछली ही नहीं है, जितने भी जो सी फूड होते हैं वो सारे को मैं यहाँ पे इंक्लूड करके बोल रही हूँ, ठीक है। कार्सिनोजेनिक एक केमिकल्स होता है जो कि प्लास्टिक मटेरियल में आपका प्रेजेंट होता है और ये हमारे बॉडी की जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो हमारा डेवलपमेंटल है वो सही तरीके से नहीं होता, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों में। टूरिज्म के हिसाब से देखें तो प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारी जो सीनिक ब्यूटी है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है, कुछ अच्छा देखने को नहीं लगता है। जहाँ पे भी आपको प्लास्टिक के कचरे देखने को मिले, चाहे वो लैंड में हो, ओशन में हो, वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। क्या एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है इस तरीके के इशू को डील करने में, तो क्योंकि प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक वहीं रह जाता है, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, वो ओशन फ्लोर में जो है ना सेवरल किलोमीटर्स डीप तक आपको देखने को मिलेगा और सेवरल माइल्स तक देखने को मिलेगा। लैक ऑफ कंप्लायंस है, यानी कि जो कानून है, जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके साथ हम लोग कंप्लायंस अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनकी बातों को नहीं मान पा रहे। जैसे कि आप देखो कि लंदन कन्वेंशन है, उसके बाद लंदन प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि मार्पोल है, तो ये सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि वर्क करते हैं इस तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए, बट हम लोग उसके साथ कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। स्ट्रक्चर फ्लॉज है, अगर हम लोग प्लास्टिक सिस्टम में देखें तो 95% जो एग्रीगेटेड वैल्यू है प्लास्टिक पैकेजिंग का वो यहाँ पे इकॉनमी में ही लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि सिंगल यूज़ साइकिल चलते जाता है, ठीक है। लैक ऑफ डेटा है, अगेन ये बिग इशू है कि हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट डेटा की कमी बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं है कि कितना हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट कचरा निकल कर आ रहा है। तो इससे काम क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कितना कचरा है, तो कहाँ पे कितना सफाई करना है, किस तरीके से पॉलिसी बनाना है, ये सारी चीज़ें अंधकार में रहती है। अब क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच लेकर चलना होगा, यानी कि एक ही चीज़ पे हम लोग को नहीं टिकना है, बहुत तरीके का काम हम लोग को यहाँ पे करने का ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि अप्रोच लेके चलना है, यानी कि प्लास्टिक यूज़ को हम लोग को लिमिट कर देना है, बैन कर देना है। वेस्ट कलेक्शन को हम लोग को इम्प्रूव करना है कि जहाँ भी कचरा है उसको सही तरीके से कलेक्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मैनेज करना है, रिसाइकलिंग को एक्सपेंड करना है। उसके बाद आज के डेट में जो इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करी है उसको फर्दर एक्सप्लोर करने का ज़रूरत है। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे अपना कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में और इंडस्ट्रीज़ के बीच में यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। साथ ही ट्रांजिशन करना है, जो लीनियर इकॉनमी है उससे हम लोग को सर्कुलर इकॉनमी में आना है। सर्कुलर इकॉनमी का यही फ़ायदा होता है कि इसमें आपका जो भी चीज़ प्रोड्यूस होता है उसको यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, फिर रीयूज़ होता है, फिर रिसाइकिल होता है, रीयूज़ होता है, फिर हमारे इकॉनमी में आता है, फिर डिमांड सप्लाई, फिर यहाँ पे परचेज होता है, कंज्यूम होता है। तो ये आपका एक साइकिल चलते रहता है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट जो है ना कभी भी वेस्ट नहीं होता। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जैसे लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल को नहीं रोकेंगे तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारी डेथ हमारी ही प्लास्टिक के यूज़ के कारण हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे प्लास्टिक को आराम से फेंक देते हैं, चाहे वो लैंड में हो चाहे वो ओशन में हो, उससे सी फूड कंज्यूम करती है, सी फूड को कहीं ना कहीं हम लोग कंज्यूम करते हैं और वही सारी चीज़ें जहर जो है हमारे द्वारा जो जहर फैलाया गया है वही जहर हम लोग खा के मरते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग इंडिविजुअल नहीं समझ रहे हैं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि केसेस इंडिया में क्या है और एफर्ट्स क्या क्या लिया गया है। जो आज के डेट में कंट्री में आप देखोगे तो 6 लाख टन तक जो प्लास्टिक वेस्ट है वो आपको ओशन में हर एक साल देखने को मिलेगा। हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, पेनिसुला इंडिया कहते हैं, 7500 किलोमीटर तक है और इसी के कारण हम लोग ह्यूज चैलेंज यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए फेस कर रहे हैं। साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि 414 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट आइटम है, जिसकी यहाँ पे 238 टन्स है और ये हमारे आइलैंड को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। एफर्ट्स क्या क्या लिया जा रहा है हमारे यहाँ, हम लोग मार्पोल के सिग्नेटरीज तो है, ठीक है, मार्पोल्स के सिग्नेटरीज हो गए, इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि मैराइन पॉपुलेशंस को पॉल्यूशंस को प्रिवेंट करता है। सेकेंड है कि पीरियोडिक सर्वे करते हैं जितना भी इंडियन फ्लैग वेसल्स है, जिससे कि हम लोग जो रूल्स वगैरह यहाँ पे जितने भी कन्वेंशन के रूल्स है उसको कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें कि स्टेक होल्डर्स है सारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस किया गया है कि फेज आउट करना है, यानी कि धीरे धीरे करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है कम करना है। साथ ही यहाँ पे BIS के द्वारा यहाँ पे आपका इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि माइक्रो जो आपका प्लास्टिक माइक्रो बेड्स है उसकी डायमीटर 5 मिलीमीटर या फिर इससे कम होनी चाहिए, ये चीज़ रखा गया है, जो कि इनसॉल्युबल है, पानी में मिलता नहीं है। सॉलिड प्लास्टिक जो पार्टिकल्स है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि वो एक्सफोलिएट हो और क्लींस करे, ठीक है।
स्टेट इनिशिएटिव भी लिया जाता है, जैसे कि केरल का आप देखोगे सुचित्वा मिशन है, जिसके अंदर फिशर्समैन को यहाँ पे एंगेज किया जा रहा है कि वो बस यहाँ पे फ़िश ही फाइंड नहीं करे, बल्कि उसके साथ साथ प्लास्टिक को भी फाइंड करे। अगर उनको लगता है जब भी वो फ़िश पकड़ने जाते हैं तो उसके साथ उनको प्लास्टिक मिलता है, तो उसको भी अलग से वो कचड़े में रख सकते हैं। तो ये सारा काम किया जा रहा है, जिससे कि जितने भी आप लोग देखो कि केरल स्टेट में जो भी यहाँ पे बीचेस वगैरह है, ओशन है, वो वहाँ पे क्लीन रहेगा। तो इस तरीके के स्टेप्स जो है हम लोग को पूरा पेनिसुलर इंडिया में जितने भी स्टेट है उसके तहत इसको लेना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल ओशन इकॉनमी, वो भी 2050 का रिपोर्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ये सारे आर्टिकल्स, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछा ही जाएगा। तो प्लीज़ इस मैगजीन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। एटलीस्ट अगस्त तक की जो मैगजीन है उसको ज़रूर रीड आउट करके ही जाइएगा। और जो न्यूज़पेपर है वो आप लोग मिड ऑफ सितंबर तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम है। तो मिड ऑफ यानी कि 15 to 20 सितंबर तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर जो है आप लोग देखोगे कि 2-3 दिन पहले ही प्रिंट होते हैं। तो बहुत पहले प्रिंट होकर रहता नहीं है, और बहुत रिसेंट के भी क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि करंट अफेयर से आप लोग जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।